हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताया था कि किस तरीके से हम जीएसटी को अप्रोच करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सप्लाई क्या होती है, सेकेंडरी हम देखेंगे उसके अंदर कि उसके ऊपर किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स थे जैसे वैल्यू, टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इन सब को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता करना जरूरी है, क्योंकि टैक्स का लेवी होता है सप्लाई के ऊपर, तो हमारा ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई सप्लाई क्या होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर करेगा ये पूरा का पूरा चैप्टर। अब अगर वैसे देखा जाए बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है ये, बट इस चीज़ को आपको बड़ा ही अच्छे से ध्यान भी रखना है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती, क्योंकि इसके बेसिस पे ना आगे के हर चैप्टर के क्वेश्चंस टिके हुए होते हैं। अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल सप्लाई ही नहीं बनेगी तो वो उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सप्लाई बनेगी जिस पे जीएसटी लगेगा। तो इन चीज़ों के बीच में क्वेश्चन आपके सामने देख के कन्फ्यूजन हो सकती है। कुछ चीज़ों को इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाएगा कि भाई बच्चे टैक्स लगाने से पहले फर्स्ट स्टेज पे ही कंफ्यूज हो जाएं कि यार इस पर सप्लाई बनेगी कि नहीं बनेगी, और वहाँ अगर आप कंफ्यूज हुए तो आप गए। ठीक है, तो गाइज इसलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले अगर आपको मैं इसका थोड़ा सा बेसिक समझाऊं, भाई इस चैप्टर के अंदर हम करने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं ज़रा नोट्स पे आने से पहले कि हमारा इस चैप्टर के पीछे एजेंडा क्या होने वाला है। कि हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई सप्लाई होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ सप्लाई, ये देखना है हमें। ठीक है, अब सप्लाई किस चीज़ से कंस्टिट्यूट होने वाली है। सप्लाई होगी या तो गुड्स की या फिर होने वाली है सर्विसेज की। अब ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है इन दोनों की, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों की हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। जब हमने ये देख लिया कि भाई ये गुड्स और सर्विस की है, लेकिन साथ के साथ कुछ एक एसेंस है, सप्लाई का एक एसेंस है जो इसके अंदर होना ज़रूरी है। वो है गाइज कंसिडरेशन का एंड कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का। यानी कि कोई भी चीज़ को सप्लाई बोलने के लिए उसको हमें कंसिडरेशन का एक रोल उसमें होना चाहिए, और उसके अंदर वो बिजनेस में होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप पर्सनल डीलिंग कर रहे हो, आपने किसी दोस्त से सेकंड हैंड फ़ोन ले लिया और आप उसके ऊपर जीएसटी लगाते फिर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ नहीं होती है। कंसिडरेशन तो वहाँ भी है, लेकिन वो आपका पर्सनल पर्पज़ है, आप उससे कुछ पैसा नहीं कमा रहे हो, आप अपनी नीड फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, वो पर्सनल नीड फुलफिल कर रहे हो, वो बिजनेस की सर्कुलेशन के अंदर वो चीज़ नहीं आ रही है। तो बेसिकली ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है कि भाई वो कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो और उसमें कंसिडरेशन हो। ये चीज़ पता होगी कि भाई कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी है और कंसिडरेशन भी है, तो हम देखेंगे कि क्या वो गुड्स है या वो सर्विस है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा ये होगा, अगर इसको रिवर्स इंजीनियर करें हम। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि भाई ये गुड्स भी है या सर्विस है, तो हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर गुड एंड सर्विस है ये क्या सप्लाई के अंदर आता है कि नहीं आता। तो इस ढंग से हम इसमें चलने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये डिवाइड किया गया है 5 चीज़ों के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आएगा सेक्शन 7 जो कि बात करता है आपके लिए कि भाई स्कोप और मीनिंग ऑफ सप्लाई का। स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सप्लाई जो मोटा मोटा हमने यहाँ पर ऊपर देख लिया है, यही है। इसी के अराउंड और फर्दर पॉइंट्स होंगे जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, बट अगर बेसिक बात करें तो दिस इज द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सप्लाई। ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आने वाला है हमारे पास सेक्शन नंबर 8 जो कि बात करने वाला है आपके लिए कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई। अब ये क्या होती है, अगर इसका छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दूं तो आप भाई आईफोन खरीद रहे हैं। ठीक है, अब उस आईफोन के साथ आपको चार्जर भी मिलेगा। आजकल तो अडेप्टर देना बंद कर दिया, बट चलो केबल तो मिलती है। ठीक है, तो आपको उसके साथ केबल भी मिलेगी। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, आईफोन पे अलग जीएसटी है, चार्जर पे अलग जीएसटी है, तो आप किस चीज़ को लगाएंगे।
तो इन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि या वो कंपोजिट सप्लाई बन रही है या वो मिक्स सप्लाई बन रही है। जब ये डिटरमाइन हो जाएगा तो हम देखेंगे किस बेसिस पे इसकी टैक्सेबिलिटी होने वाली है। तो बेसिकली क्या है कि आप जब भी जीएसटी को करें तो स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मुलेशन क्रिएट करना शुरू कर दीजिए अपने माइंड के अंदर। आप एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगा दो कि भाई सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये गुड्स है या सर्विस है, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि यार ये सप्लाई बनती है कि नहीं बनती है। साथ के साथ मैं ये भी देखूंगा कि वो कंसिडरेशन है कि नहीं है यहाँ पे, या वो बिजनेस में है कि नहीं है। इन सारे फिल्टर से गुजरने के बाद जो चीज़ छट के आपके पास नीचे आएगी उसको आप क्लियरली कहेंगे कि भाई ये सप्लाई है, इस पे जीएसटी लगेगा। और मैं इस पे फर्दर अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करने वाला हूँ। इस ढंग से जब आपका दिमाग दौड़ना शुरू हो जाएगा तो क्वेश्चंस का गलत होना बहुत कम हो जाएगा, बल्कि चांसेस जीरो तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। आगे हमारे पास आएंगे, इनको थोड़ा सा फर्दर ब्रॉड करते हुए हमारे पास देखने को मिलेंगे हमें 3 शेड्यूल, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 बात करने वाला है कि भाई कंपल्सरीली कौन सी चीज़ें सप्लाई होने वाली है, ठीक है। शेड्यूल 2 बात करने वाला है कि किन चीज़ों को हम गुड्स बोलेंगे और किन चीज़ों को हम सर्विस बोलेंगे। शेड्यूल 3 बताएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपल्सरीली सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। प्रिटी इजी इस चीज़ को याद रख पाना, इस चीज़ को समझ पाना, ये है पूरे के पूरे इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट। अब इस चीज़ को हम करते हैं पूरा डिटेल में डाइव इन। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। अगली वीडियोस के साथ साथ इन चीज़ों के लिंक्स भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 7, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। भाई सप्लाई होनी चाहिए गुड्स या सर्विस की इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन। ये सारी चीज़ें हैं तो बन जाएगी सप्लाई। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सप्लाई। अब इस चीज़ को चलो फर्दर डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सप्लाई क्या क्या होती है। तो सप्लाई अगर हम देखें तो सप्लाई होती है किसी भी टाइप की सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल और डिस्पोजल, किसी भी नाम से उसको बोल दो सप्लाई बन जाएगी, ठीक है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज नहीं होना। बुक क्वेश्चन के अंदर एक्सचेंज बोल दिया जाए, हाँ भाई सप्लाई है मुझे पता है। लीज बोल दे, हाँ भाई सप्लाई है मुझे पता है। कुछ भी नाम से लिखा हो इनमें से उस चीज़ को सप्लाई की डेफिनेशन में आप डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस ना। तो चलो अब देखते हैं कि गुड्स और सर्विस क्या होते हैं। गुड्स के अंदर क्या होगा, गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। अब बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं। तो गाइज वो चीज़ें होती हैं जैसे आपने फॉर एग्जांपल किसी को उधार पे पैसा दिया है, ठीक है। अब ये आपका क्लेम बनता है उसके ऊपर कि आप उससे वो पैसा एनफोर्स करा सकते हैं, आप उससे वो पैसा वापस ले सकते हैं, ठीक है। उस पैसे को लेने के लिए आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं। ये राइट आपको दिया गया है, ये एक आपकी एसेट आपको दी गई है। तो ये चीज़ें होती हैं एक्शनेबल क्लेम्स। तो ऐसे क्लेम अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो चीज़ गुड्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अब XYZ किसी इंसान को उधार पे पैसा दिया, ठीक है। अब मुझे पैसे की जरूरत आ गई, वो भी पैसा पे नहीं करा, तो मैंने अपना उधार उठा के किसी और को बेच दिया। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर मैं ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो ये सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई अगर फसल है, ठीक है, फसल आपने उगाई, अब है तो वो पार्ट ज़मीन का, गुड्स होते हैं मूवेबल, बट एट प्रेजेंट वो जो फसल है वो ज़मीन का हिस्सा है, ठीक है, वो मूवेबल नहीं है। बट अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि भाई ये जो फसल है मैं काट के तुम्हें बेचूंगा, तो उस केस के अंदर ये ऑलरेडी कि फसल को काटा जाएगा और मूवेबल फॉर्म में उसको बेचा जाएगा। अगर ऐसा डिसाइड हो चुका है तो उस केस के अंदर उसको बोलेंगे हम गुड्स के केस। गुड्स दो चीज़ें हैं जो एक्सक्लूड होती है इससे, जो गुड्स में भी नहीं आती और सर्विस में भी नहीं आती, वो है मनी एंड सिक्योरिटीज़। इन चीज़ों को हम और डिटेल में देखने वाले हैं, बट आप इतना तो जानते ही होंगे कि मनी के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। हर टाइप की चीज़ें यार, लीगल टेंडर, नोट्स, प्रोमिसरी नोट्स, ये सब चीज़ें मनी का पार्ट बनती हैं इन इट सेल्फ। इन चीज़ों को ना गुड्स बोलते हैं ना सर्विस बोलते हैं। अब ये गुड्स ही नहीं होंगे, सर्विस ही नहीं होंगे तो सप्लाई नहीं बनेंगे, सप्लाई नहीं बनेंगे तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई सर्विस क्या होती है। तो सर्विस इज एनीथिंग अदर देन गुड्स, ठीक है, बहुत सिंपल। आगे इसको डिटेल में देखें तो भाई पहले ही मैंने आपको बता दिया कि एक्सक्लूड है इसमें से भी मनी एंड सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब बात करते हैं मनी एंड सिक्योरिटीज़ का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमेगा कि यार बैंक और इंटरमीडियरीज ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं मनी से रिलेटेड, उनका क्या। तो भाई अगर मनी से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो वो सर्विस के अंदर आ जाएगी, बट मनी इन इट सेल्फ
विल नॉट बी कंसिडर्ड नाइदर एज गुड्स नॉर एज सर्विसेज। तो अगर यहां पर क्या आएगा कि भाई सर्विस क्या है, आप प्राइमा फेसी समझ जाते हो कि यार ये सर्विस सेक्टर है, ये गुड्स का सेक्टर है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखने के लिए यहां पर बताया गया है कि भाई एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी, ठीक है, कन्वर्जन करा के दे रहे हो आप किसी की फॉरेन करेंसी को आप कन्वर्ट कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, और बीच में आप कुछ कंसिडरेशन ले रहे हो वो पर्टिकुलर काम करने के लिए। आप सिंपली किसी को $100 के बदले 8,000 रुपये कैश दे देते हो, उस चीज़ को जीएसटी के अंदर या सप्लाई में नहीं गिना जाएगा, लेकिन उसको वो 8,000 रुपये देने के लिए आप उससे 1,000 रुपये लेते हो। वो जो 1,000 रुपये आपने लिए हैं ना, वो आपकी सर्विस है, वो सप्लाई है, उस पर जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर इस ढंग से ये चीज़ हो जाती है। नीचे डेफिनेशन दी गई है, आप थोड़ा सा इस पर रीडिंग मार सकते हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट, बट हाँ इतने आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। तो भाई यहाँ तक हमने देखा कि भाई मीनिंग एंड स्कोप ऑफ गुड्स क्या होते हैं। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताया था, अभी हमने यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सप्लाई देखा है, हमने गुड्स देखा है हमने, और सर्विस देखा है हमने। यहाँ तक का पार्ट हमने अभी खत्म किया है। अब आती है पिक्चर हमारी बची हुई कंसिडरेशन के ऊपर एंड कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के ऊपर। चलिए इसको भी बड़ा अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या होगा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, बदले में आप कुछ भी दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप परचेज करने के लिए आप कैश दे रहे हो, आपके पास कंसिडरेशन आ गया लैपटॉप, आपने कंसिडरेशन में दे दिया वो कैश। ये चीज़ अगर है तो आपका इसको सप्लाई बोल दिया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो देखने में कंसिडरेशन लगेगी बट एक्चुअल में वो सप्लाई में नहीं आने वाली। यहाँ पर स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये 2 ट्रांजैक्शंस दी हुई है, तो उन्हें भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोनेशन के बारे में। अगर मैं डोनेशन की आपसे बात करूँ तो भाई क्या हुआ, आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। सिनेरियो नंबर 1, आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। आपने डोनेट किया कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। उसने इस चीज पैसे को यूज करके कोई भी अपना मिशन के हिसाब से उसने काम कर दिया, ठीक है, और यहां बात खत्म हो जाती है। तो भाई इस केस के अंदर ये चीज़ कंसिडरेशन होते हुए भी आप इसको सप्लाई में नहीं बोलेंगे। तो दोनों एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर कंसिडरेशन भी है, आपकी कंसिडरेशन के बेसिस पे कुछ काम भी हो रहा है, और ये बिजनेसमैन भी वो चीज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें फॉल हो रही हैं, बट द एलिमेंट इज ऑफ डोनेशन। आपने गुड फेथ में डोनेशन दे दी, पैसा देके आप भूल गए, आपने फॉर एग्जांपल एनोनिमसली डोनेट कर दिया, तो भाई इस केस के अंदर ये सप्लाई नहीं बनेगा। लेकिन वही सिनेरियो को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, वही बिजनेसमैन है, वही डोनेशन है, वही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, और वही यूज़ है, उसने जो भी यूज़ किया। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने एक बहुत बड़ा हॉल बना दिया जिसमें लोगों को बिठा के वो खाना खिलाते हैं, ठीक है। हॉल के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया जिसके ऊपर उस बिजनेसमैन का नाम छाप दिया, उस बिजनेसमैन के बिजनेस का नाम छाप दिया, उसकी फर्म का नाम वहाँ पर लिख दिया। तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, इनडायरेक्टली आपके उस बिजनेस की पब्लिसिटी हो रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने पकड़ लिया कि भाई तुम चैरिटेबल के नाम पे तुम अपनी चीज़ दे रहे हो, और इनडायरेक्टली आप अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करा रहे हो। अदरवाइज आप नॉर्मली कंसिडरेशन देके किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी से वो एडवर्टीजमेंट करवाते, बट आपने डोनेशन की फॉर्म में वो चीज़ करा ली, तो आप यहाँ पर भाग नहीं सकते। इसको हम सप्लाई बना देंगे, यहाँ पर हम जीएसटी लगा देंगे। ये यहाँ पर ऐसा पॉइंट बनता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्ट वर्क एंड गैलरी। अब मैं आप लोगों को बनाता हूँ बिजनेसमैन की जगह पर एक आर्टिस्ट, ठीक है। अब आपके पास आपने बनाई है एक पेंटिंग, इस पेंटिंग को आप एग्जीबिशन को दे रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन को, यानी कि पेंटिंग का एग्जीबिशन तक पहुंचना, दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन, नॉट अ कंसिडरेशन। तो भाई अगर मैं सिर्फ इन दोनों चीज़ों, आप भूल जाओ आगे क्या हो रहा है पीछे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर चीज़ को, ये 2 लेन देन को आप कंसिडरेशन नहीं बोल सकते, सप्लाई में नहीं डाल सकते। हाँ, फ्यूचर में एग्जीबिशन से वो पेंटिंग सेल हो रही है, वहाँ वो एक सप्लाई के अंदर आ जाएगी, उस पर जीएसटी लग जाएगा। बट अनलेस इस पॉइंट तक, लाइक सेल होने से पहले तक के पॉइंट तक, दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन, दिस विल नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे कंसिडरेशन से रिलेटेड। इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस काफ़ी सिंपल है कि भाई बिजनेस है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, कोई भी ट्रेड हो सकता है, कोई भी वोकेशन हो सकता है, कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी हो सकती है, या फिर उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो सकती है। रिलेटेड वर्ड घुसाते ही हर चीज़ को यहाँ पर घुसा दिया गया, हर चीज़ को यहाँ पर फिट कर दिया गया। अब गाइज आपका एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर निकल सकता है कि यार ठीक है, बिजनेस है,
मैं प्रोफेशन भी कर रहा हूँ या बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन यार मैंने साल में ना एक ही बार उसकी ट्रांजैक्शन करी है, तो क्या मैं बिज़नेस में आऊँगा? तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रेगुलरिटी मैटर नहीं करती कि आपने कितना रेगुलर उस चीज़ को बिज़नेस किया है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, यहाँ पर वॉल्यूम मैटर नहीं करता। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने तो सिर्फ 10 किलो सामान बेचा है या फिर 5 किलो या 1 किलो सामान बेचा है। जहाँ आपने बिज़नेस के पर्पज़ से, पैसा कमाने के पर्पज़ से, प्रॉफिट के पर्पज़ से, ट्रेडिंग के पर्पज़ से उस चीज़ को कर दिया, वहीं आप उसके अंदर सप्लाई के अंदर आ जाओगे। आप एक बिज़नेस पर्पज़ से उसके अंदर आप कहलाओगे। ठीक है, तो अब हमने पूरे के पूरे सप्लाई के पूरे जीएसटी के मैं कहूँगा एसेंस को देख लिया है। हमें पता है कि सप्लाई क्या होती है, हमें पता है कि सप्लाई या तो गुड्स की होती है और सर्विस की होती है, और हमें ये पता है कि गुड्स एंड सर्विस क्या होते हैं। हमने ये भी देख लिया कि कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, साथ के साथ उसका बिजनेस पर्पजेज़ के लिए भी होना ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। गाइस ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़े से ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये शेक होंगे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। कैसे? अब अगर आपने विद कंसिडरेशन, नॉर्मली क्या है कि भाई दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन जहां मैं बात करूं इंपोर्ट ऑफ सर्विस की और वहां कंसिडरेशन आ गई, बिजनेस में चाहे ना भी हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट जैसे यहां पे दिया गया है कि भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस की हम बात कर रहे हैं, इस केस के अंदर विद कंसिडरेशन है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑब्वियसली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सप्लाई बनना ही था, बट नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, स्टिल एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है ना, तो चलो बना देते हैं इसको सप्लाई। सेम वे विदाउट कंसिडरेशन में बात करूं, उल्टा कर देता हूं, कंसिडरेशन नहीं है लेकिन बिजनेस में है और साथ के साथ रिलेटेड पर्सन से है। रिलेटेड पर्सन जो वर्ड है ना, पूरे जीएसटी के अंदर बहुत यूज़ होने वाला है, बहुत काम की चीज़ है। यहाँ थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो भाई देखो, बिजनेस में है, मैं रिलेटेड पर्सन से कोई काम ले रहा हूँ, बहुत ईजी होगा मेरा कि भाई मैं किसी ना किसी और तरीके से उसको रीपे कर दूंगा और मैं वो ट्रांजैक्शन लोगों की नज़रों से बचा लूँगा। यही पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने घुसा दिया कि भाई तुम रिलेटेड पर्सन से फ्री में भी काम कराओ अपने बिजनेस के लिए, हम तो तुमसे जीएसटी वसूल लेंगे। ठीक है, तो जहां रिलेटेड पर्सन आ गया, जहां बिजनेस आ गया, मुझे नहीं फर्क पड़ता कंसिडरेशन है कि नहीं है, उस पर जीएसटी लग जाएगा, सप्लाई के अंदर वो चीज़ आ जाएगी। दैट्स इट गाइज, यहां तक अब हमने डिस्कस कर लिया है सप्लाई एंड उसका स्कोप क्या होता है। ठीक है, कुछ आपको मैं अब कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली मैं बता दूँ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में और पेट्रोलियम की ट्रांजेक्शन के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में नॉर्मली हमें इतना ज़्यादा नहीं पता होता क्योंकि वो एक अलग बिज़नेस है, अलग तरीके से काम होता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि भाई पेट्रोलियम का बिज़नेस कैसे होता है। कि फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है, दिस इज़ कॉन्ट्रैक्टर, उसने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया कोई जगह, उस बदले में कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करने के लिए उसको लाइसेंस मिला। ठीक है, अब ये वहाँ पर काम कर रहा है, तो भाई जितना भी उसने इसमें से कुछ निकाला उसके दो हिस्से होंगे, एक्सट्रैक्शन जो भी करेगा उसके दो हिस्से होंगे। एक को हम बोलेंगे प्रॉफिट पेट्रोलियम और एक को हम बोलेंगे कॉस्ट पेट्रोलियम। प्रॉफिट पेट्रोलियम वो चीज़ है जो ये गवर्नमेंट को दे देगा, एक तरह से कंसिडरेशन फॉर लाइसेंस। कॉस्ट पेट्रोलियम वो चीज़ है जो उसने अपना खर्चा किया है वो अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो भाई जहाँ पर मैं बात करूँ द कॉस्ट पेट्रोलियम, वो जो है कोई कंसिडरेशन नहीं है जो कॉन्ट्रैक्टर ने रिसीव करी है गवर्नमेंट से बदले में लाइसेंस के, वो उसी का काम है, उसने अपने लिए किया है, अपने पास उसको रख लिया, तो यहाँ पर इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, टैक्सेबल नहीं होगी ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, हम देखने वाले हैं अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीज़ें होती है ना, एक तो पैसे का लेन देन और ऊपर से सिक्योरिटीज़, और दोनों चीज़ों को गुड्स और सर्विस दोनों में नहीं रखा गया है। बट यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन वाली पॉइंट छोड़ दिया गया है सर्विस के अंदर कि एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर जीएसटी एंड टैक्स वुड बी लेविएबल। अब वो रिलेटेड सर्विसेज क्या होती हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आपको छोटा सा बता दिया गया है डेफिनेशन के अंदर कि मनी के अंदर क्या क्या होता है। मनी इंक्लूड चेक्स, ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, प्रॉमिसरी नोट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो आउटसाइड ऑफ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई है, लेकिन इनसे रिलेटेड सर्विसेज जिसके लिए आपने सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मनी एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, आपने एज इट इज़ मनी एक्सचेंज कर दिया, कोई बात नहीं, बट अगर आपने उसमें 1000 रुपये कमा लिए, थोड़ा सा पैसा भी आपने उसमें से कमा लिया, तो वहाँ सरकार आपको पकड़ने पीछे पीछे आ जाएगी कि लाओ जीएसटी। ठीक है,
आगे चलते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है कि भाई सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आता है। ठीक है, सिक्योरिटीज़ तो हमने बार बार देख लिया कि सिक्योरिटीज़ गुड्स ना सर्विस है, बट उसमें आता क्या क्या है वो एक डेफिनेशन दी गई है। आप सिंपल सा प्लेन रीडिंग करेंगे तो आप समझ जाएंगे। बाकी आपने सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी जगह पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी। तो सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या क्या आएगा, डेरिवेटिव आ गया, यूनिट्स आ गए, ठीक है, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स आ गए, और हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ गई, और राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़, ये सब चीज़ें इसके अंदर सिक्योरिटी में आती है। ये इन इट सेल्फ आर नॉट गुड्स नॉट इवन सर्विसेज, तो सप्लाई में तो बनना ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और पॉइंट्स देखते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के। आप लोगों ने एसएफएम के अंदर तो डेफिनेटली पढ़ा ही होगा कि यार डेरिवेटिव्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, डेरिवेटिव के अंदर डिफरेंस होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या हो रहा होता है कि एक फ्यूचर डेट पे सेटलमेंट हो रही होती है। ठीक है, अब फ्यूचर डेट पे सेटलमेंट दो टाइप से हो सकती है, या तो एज इट इज़ जो अंडरलाइंग स्टॉक है। बेसिकली चलो मैं आपको थोड़ा सा एक बना के दिखा देता हूँ। ये है अंडरलाइंग शेयर्स। ठीक है, अंडरलाइंग शेयर्स, इन शेयर्स को डील करा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो या तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है ये, या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एक्चुअल में क्या होगा कि भाई जिस दिन आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल डेट होगा, एक फर्दर फ्यूचर पीरियड में जो आपकी वो डेट आएगी, उस दिन पे अगर आप ट्रांजैक्शन को नेट कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई पहले उसका रेट 100 था, अब उसका 80 हो गया, माइनस में आपका 20 रुपये का नुकसान हो गया, उसको आप पे कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर दिस इज नॉट लायबल टू जीएसटी। ठीक है, लेकिन आप उस निर्धारित समय पे आप उस जो अंडरलाइंग शेयर हैं उसी को डिलीवर कर रहे हैं, उसी को डिलीवर कर रहे हैं, तो गाइज उस केस के अंदर सेम चीज को अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो उस केस के अंदर वहां पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, नेट में कंसिडरेशन हो रही है, कुछ यहां से वहां नहीं जा रहा, जो बचा हुआ पैसा है बीच में उसी को आप शेयर कर रहे हैं आपस में, तो उस केस के अंदर अगर नेट सेटलमेंट है एंड नो एक्चुअल डिलीवरी तो नो जीएसटी। लेकिन अगर देर इज एक्चुअल डिलीवरी, अंडरलाइन कमोडिटी करेंसी वहां पर डिलीवर की जा रही है, तो उस केस के अंदर यहां पर जीएसटी आ जाएगा। दोनों केसेस में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम मैनर में ये चीज़ें वर्क करती है। नेट सेटलमेंट नो जीएसटी, और अगर एक्चुअल डिलीवरी हो रही है तो इस केस में लायबल टू जीएसटी। तो यहां तक तो पॉइंट हो गया, काफ़ी सिंपल था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। बहुत ही प्यारा पॉइंट है। इसमें क्या हो रहा है कि भाई एक इंटरमीडियरी है, ठीक है, एक अप्रूव्ड इंटरमीडियरी है बीच में, एक है लेंडर जिसके पास सिक्योरिटी है, और एक है बोरोवर जिसको वो सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, इंटरमीडियरी ने वो चीज़ अरेंज करवा दी, इसने सिक्योरिटीज़ दे दी, इसने सिक्योरिटीज़ यहाँ पहुँचा दी। अब इस केस में क्या हुआ, टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी ये देखते हैं कि भाई अगर मान लो डिस्पोज नहीं हुई वो सिक्योरिटी, ठीक है, अगर वो डिस्पोज नहीं होती है सिक्योरिटी, तो उस केस के अंदर इट विल बी लायबल टू जीएसटी। बट अगर उस सिक्योरिटी को डिस्पोज कर दिया जाता है तो उस केस के अंदर इट विल नॉट बी चार्जेबल टू जीएसटी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ आती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब ये तो हमने कर लिया भाई, सब कुछ बेसिक चीज़ें ख़त्म। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट आता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ आती है जो हमारे पास, वो ये आती है कि हम यहाँ पर करने वाले हैं ये सब बेसिक चीज़ देखने के बाद। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि भाई सप्लाई क्या होती है, क्या नहीं होती, क्या क्या चीज़ सप्लाई में आती है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती, ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली। उसके बाद अब देखते हैं कि भाई शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, इन चीज़ों के अंदर सबसे पहले शेड्यूल 1 के अंदर हमारे पास देखने को मिलेगा कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंपल्सरीली सप्लाई बनेगी। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग होने वाला है कंसीडरेशन या बिजनेस में से, और उसके बावजूद भी उसको सप्लाई माना जाएगा। वो क्या क्या चीज़ें हैं तो वो देखते हैं। तो भाई सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1 बात करता है परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ नोट दे देता हूँ मैं आईटीसी के चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि आपने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदी है, ठीक है, अब इस एसेट को लेके आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है, बिजनेस में आपका लग रहा है, उससे आप आउटपुट क्रिएट करते हैं, उस पे जो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनती है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी बनती है उसको पूरा करते हैं आप। ठीक है, लेकिन जब आपने वो एसेट ली होती है तो इस पे आपने पहले टैक्स दिया होता है, तो उसका जो टैक्स है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनती है, पहले आपने 80 रुपीज़ का टैक्स पे किया हुआ है, तो ये आपका आईटीसी बनेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा, जो कि रिड्यूस हो जाएगा इस 100 रुपये में से, और आपको नेट टैक्स पे करना पड़ेगा ओनली 20 रुपीज़। तो बेसिकली बात क्या हुई कि आपने वो एसेट खरीद के जो टैक्स पे किया था उस पर आपने वो 80 रुपीज़ बचा लिए।
अब आप क्या कर रहे हैं कि भाई 80 रुपीज़ आपने बचा भी लिए, ठीक है, अब आप उस एसेट को डिस्पोज भी कर रहे हो, ठीक है, अब उस पर भी आप पैसा कमा लोगे। तो भाई इस चीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने यही बोला कि ऐसे कैसे, ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा। तो हम आपको यहीं पकड़ लेंगे कि अगर आपने भाई बिजनेस में यूज़ करने के लिए बिना, अब आप डिस्पोज किस तरीके से करेंगे कि आपने वो एसेट ली, उस पर आईटीसी लिया और उसके बाद आप उसको आगे बेच देते हो, बेचते नहीं हो आप उसको आगे किसी को दे देते हो फ्री में। आप ये दिखा रहे हो कि आपने फ्री में किसी को वो चीज़ दे दी, यानी विदाउट कंसिडरेशन आपने किसी को वो चीज़ दे दी। तो यहाँ पर सप्लाई का एक एलिमेंट खत्म हो गया ना। चीज़ तो चलो बिजनेस की है आपकी, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया, बट आपका सप्लाई का एक एलिमेंट जो था कंसिडरेशन, वो आपने यहाँ पर हटा दिया, शायद जीएसटी से बचने के लिए। तो यहाँ पर इस केस में कि भाई गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि आपने अगर ये 80 रुपये बचाए हैं ना, तो आगे कंसिडरेशन चाहे ना भी हो, हम उस पर जीएसटी लगा देंगे उसकी वैल्यू के ऊपर, ठीक है। इस ढंग से ये बात यहाँ पर होती है। तो भाई यहाँ पर यही समझाया गया है, बड़े अच्छे से आपको मैंने डायग्राम बना के दिया है कि भाई कोई एंटिटी है, उसने बिजनेस एसेट को जिस पे आईटीसी लिया हुआ था परमानेंटली डिस्पोज कर दिया बिना कंसिडरेशन के, शाबाश। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि भाई अगर आपने डिस्पोज किया है, परमानेंटली डिस्पोज किया है और आईटीसी लिया हुआ था, तो वो सप्लाई बन जाएगी। कूल। नेक्स्ट पॉइंट यही बता रहा है कि भाई अगर सप्लाई किन किन चीज़ों में नहीं बनेगी। देखो एक चीज़ ये भी होती है, जब आईटीसी में आप पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा कि एक चीज़ ये भी होती है कि कुछ एसेट्स के ऊपर आईटीसी जो होता है ना, ब्लॉक होता है कि आप ये 80 रुपीज़ का क्रेडिट ले ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। तो भाई जब आपने आईटीसी लिया ही नहीं, मेन एसेंस, मेन कंडीशन इस पॉइंट को फुलफिल करने की, इस पैरा को फुलफिल करने की क्या है कि आपने आईटीसी लिया हो, आईटीसी आपको मिल ही नहीं रहा था, तो भाई हम पंगे नहीं लेंगे आपसे, कर लो जो करना है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये है साथ के साथ कि भाई आईटीसी तो मिल रहा था, आपने लिया ही नहीं, राजा बाबू बन के आपने वो आईटीसी लिया ही नहीं कि पैसा बहुत है, नहीं है जरूरत आईटीसी लेने की। तो भाई उस केस में भी हम आपको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि आपने यार ये 80 रुपये यूज़ कर लिए ना, अगर तो कंसिडरेशन ना भी हो तो हम पकड़ लेंगे आपको। बट अगर आपने 80 रुपये को नहीं छेड़ा, ये एज इट इज़ रह गए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है करो, ठीक है। तो ये था परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भाई अगर आप बिना कंसिडरेशन के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट पर्सन से, इसी डेफिनेशन डिटेल में देखते हैं। बट बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट पर्सन से ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस के अंदर बिना कंसिडरेशन के, तो जैसा आपको मैंने पहले बताया कि भाई रिलेटेड पर्सन से तो आप कुछ भी पंगा लोगे ना, हम पकड़ेंगे आपको, क्योंकि हमें आप पे भरोसा नहीं है। आप हमें कह दोगे मैं कंसिडरेशन नहीं दे रहा, बट छुप छुप के दे दोगे यार, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे भरोसा नहीं है, वो आपको पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। चलो अब हम देखते हैं कि रिलेटेड पर्सन होते क्या हैं और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं। तो भाई सबसे पहले तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में बात करें कि भाई एक ऐसा इंसान जिसका दूसरे इंसान पे इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो उस केस के अंदर वो रिलेटेड पर्सन बन गया। कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है सेक्शन 15 के अंदर, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, एक बार फटाफट से देख लो इसको कि भाई वो एक ऐसा इंसान है, सच पर्सन आर ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ऑफ अनदर्स बिजनेस, ठीक है, या फिर वो लीगली रिकग्नाइज पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉय हैं। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, उन दोनों को 25% से ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। एक जना कंट्रोल कर रहा है दूसरे को, थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल्स थर्ड पर्सन, दोनों मिलके किसी तीसरे इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले लिखा होना चाहिए था ना कि यार फैमिली मेंबर है, ठीक है। वन ऑफ देम इज अ सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनियर ऑफ दी अदर। अब इन सब केसेस के अंदर भाई सीधी सी बात है, रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा और आपके ऊपर ट्रांजैक्शन आप कंसिडरेशन नहीं भी ले रहे हो, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, तो उस केस में हम आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है, वो क्या कहता है, चलो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की बात करें तो एक सिचुएशन है जिसके अंदर आप की दोनों एंटिटीज़ रजिस्टर्ड हैं। जिन दोनों एंटिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो सेपरेटली रजिस्टर्ड हैं। एक इंसान है, सिंगल पर्सन, ठीक है, सिंगल पर्सन, उसकी ये दो एंटिटीज़ हैं, चाहे वो सेम स्टेट में हो चाहे ये दोनों डिफरेंट स्टेट में हो, डजेंट मैटर, ये डीम्ड डिस्टिंक्ट मान ली जाएगी, डीम्ड डिस्टिंक्ट हो जाएगी है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या कहता है, दूसरी सिचुएशन ये कहती है कि भाई एक पर्सन है, अगर उसकी एक एंटिटी रजिस्टर्ड एंटिटी है, एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, सेम स्टेट के अंदर है, तो हम नहीं छेड़ेंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट उसको नहीं बनाएंगे। लेकिन ये अनरजिस्टर्ड एंटिटी अगर दूसरे स्टेट में है, डिफरेंट स्टेट के अंदर है, तो इन केस में इसको डीम्ड डिस्टिंक्ट मान लिया जाएगा। उसका रीज़न क्या है भाई, थोड़ा सा इसमें इंट्रा का रोल प्ले होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई।
अब ये एग्जाम्पल किस टाइप का होता है इसका, ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी रजिस्टर्ड एंटिटी है, एक मैंने अपना जो बिज़नेस का पार्ट है, एक चैप्टर है अपने बिज़नेस का, उसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब एक मेरा आउटलेट है जहाँ से मैं इन चीज़ों को सेल करता हूँ। अब मैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो रजिस्टर्ड है वहाँ से आउटलेट पे अपनी चीज़ भेजता हूँ और वहाँ से बेच देता हूँ। तो भाई इस केस में तो स्टॉक ट्रांसफर ही हुआ ना, एक्चुअल में मैं किसी को ट्रांसफर थोड़ी कर रहा हूँ। तो ये सेम स्टेट में अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये जीएसटी में नहीं आएगा, सप्लाई के अंदर नहीं माना जाएगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 के पैरा 2 के अंदर ये फॉल नहीं करने वाला। लेकिन अगर ये चीज़ हो रही है डिफरेंट स्टेट में, तो भाई यहाँ पर यार इंटर सप्लाई के अंदर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। इंटर स्टेट सप्लाई को बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, यहाँ ये चीज़ मुझे डील करनी पड़ेगी। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है मेरा दूसरे स्टेट के अंदर, तो उस केस के अंदर अगर इंटरनल ट्रांसफ़र भी हो रहा है तो वहाँ पर आपके पास यहाँ जीएसटी लग जाएगा, वो सप्लाई के अंदर वो चीज़ आ जाएगी। तो यही है डिम डिस्टिंक्ट का पॉइंट। इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये स्टॉक ट्रांसफ़र का यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि अगर स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, ब्रांच ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट विल क्वालिफाई एज सप्लाई ओनली इन केस ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सिंगल रजिस्ट्रेशन के केस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिसको सेल्फ सप्लाई बोला जाता है, ठीक है गाइज। तो ये यहाँ पर चीज़ हमने देख ली थी। अब यहाँ पर ये पॉइंट हम कर चुके हैं, डीम डिस्टिंक्ट वाला पार्ट हम कर चुके हैं, रजिस्टर्ड पर्सन वाला, वो रिलेटेड पार्टीज़ वाला पॉइंट हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप की। वैसे तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कवर्ड है शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। शेड्यूल 3 के अंदर ये चीज़ दी गई है कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो वो सप्लाई के अंदर नहीं आएगा, दिस इज़ आउट ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को, एक चीज़ यहाँ पर दी गई है कि वो क्या है कि अगर आप मान लो गिफ्ट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर का, तो यहाँ पर एक चीज़ मान के चलते हैं कि यार इतना खुददार ना कोई एम्प्लॉयर होता नहीं है, तो हो सकता है उसने उससे कुछ अलग से काम कराया हो जिसके लिए वो उसको एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में छुपा के वो पैसा फालतू में दे रहा हो, ठीक है। तो इस केस के अंदर उसको सप्लाई मान लेंगे, इवन इफ दैट इज़ विद इन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा पॉइंट है प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप के बारे में। तो भाई इसके अंदर क्या होता है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आपको जानते ही हैं कि उसमें क्या होता है कि एक प्रिंसिपल है और एक एजेंट है। प्रिंसिपल एजेंट को कुछ सामान भेजता है, वो आगे उसको फर्दर बेचता है और बदले में वो पैसे उससे इकट्ठा करके उसको ला के दे देता है। ये एक प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप आपके सामने यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर क्या होगा कि आपने ऐसा कुछ सामान भेजा है आगे। अब अगर पहली बात तो आपस में इस चीज़ को सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। वो सिचुएशन क्या कहती है कि अगर आप मान लो अपने किसी एजेंट को कोई सामान भेजते हैं, ठीक है, और ये सामान भेजने के बाद अगर वो जो इनवॉइस कस्टमर के लिए रेज कर रहा है वो इनवॉइस वो अपने नाम पे रेज कर रहा है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मान ली जाएगी। ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि एक प्रिंसिपल है जो एजेंट को सामान बेच रहा है और एजेंट फर्दर अपने नाम पे वो सामान बेच रहा है, ठीक है। वहीं अगर ऐसा हो रहा है कि भाई एजेंट जो आगे सामान भेज रहा है उस पर प्रिंसिपल का ही नाम है, वो प्रिंसिपल के नाम पे ही बिल कट रहा है, तो उस केस के अंदर इसको सप्लाई में नहीं माना जाएगा। किसको? इस ट्रांजैक्शन को। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजैक्शन की हो रही है जो प्रिंसिपल एजेंट को अपनी चीज़ भेज रहा है, ठीक है। एक सेपरेट टाइप का एजेंसी रिलेशनशिप होता है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जो बात करता है डेल क्रेडरे एजेंट का। अब इसमें क्या फ़र्क होता है नॉर्मल एजेंसी से? इसमें फ़र्क ये होता है कि जो एजेंट है वो पोटेंशियल कस्टमर को प्रिंसिपल से मिलवाता है, ठीक है, बिजनेस करवाता है उनका, बीच में कोई सामान बिकवाता है, साथ के साथ नॉर्मल तरीके से सब कुछ होता है, बट एक एलिमेंट, एक तड़का उसमें अलग लग जाता है। वो ये बोलता है कि भाई मेरी तरफ से पेमेंट की गारंटी है, वो मैं पक्का आपको करवा के रखूँगा, ठीक है। ये बात वो प्रिंसिपल मान लेता है, लेकिन उसके लिए थोड़े वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है। और पेमेंट की गारंटी वो कैसे करता है? हो सकता है कुछ सिचुएशंस के अंदर वो शॉर्ट टर्म लोन दे दे पोटेंशियल कस्टमर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, कि आप नॉर्मली प्रिंसिपल है, एजेंट को सामान दे रहा है, प्रिंसिपल एजेंट आगे बिकवा रहा है, और जो ऊपर हमने प्रोविजन देखे एज इट इज़ ये चीज़ें वर्क करने वाली हैं। एक एलिमेंट इसमें अलग है, वो अलग एलिमेंट क्या बोलता है कि भाई अगर मान लो आपने शॉर्ट टर्म लोन आगे दिया पोटेंशियल कस्टमर को, उस एक ट्रांजैक्शन का क्या होने वाला है। वहाँ भी यही चीज़ हो जाती है कि अगर वो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है,
तो उस केस के अंदर तो ये एजेंट के नाम पे अपना बिल फटेगा, उसके ऊपर वो उनकी सप्लाई बन जाएगी। लेकिन अगर वो इसी ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो वो जो प्रिंसिपल ने जो सामान बेचा है ना, उसी में वो चीज़ सबस्यूम हो जाएगी और वो उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट मिलेगा। एक एडिशनल पॉइंट है, थोड़ा सा इससे हटके है, बट जस्ट बिकॉज कि इसके साथ ही था तो समझाने के लिए इसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की तरह ऐड कर दिया गया है। चलिए, ये हो गया प्रिंसिपल एजेंट का पॉइंट। तो अभी तक हमने देखा, सबसे पहले हमने अच्छे से समझ लिया कि भाई परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस के केस में क्या होता है। नेक्स्ट हमने देख लिया कि भाई रेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस क्या होते हैं और उन चीज़ केस में बिना कंसिडरेशन के भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि भाई प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप क्या होता है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं एक लास्ट पॉइंट अगेन आ गया इंपोर्ट वाला। इंपोर्ट में आपको ऊपर अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कंपैरिजन में रख के समझा चुका हूं, बट स्टिल यहाँ पर पॉइंट के साथ मैं आपको अलग से भी बता दूं कि एक रेटेड पर्सन है, उससे आप बिना कंसिडरेशन के कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर कोई काम करा रहे हैं तो हाँ, आप ही आंसर करो क्या होगा, उसको हम सप्लाई में डाल देंगे। कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रिलेटिव से बना के मैं बेवकूफ़ बना रहा है, नहीं 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 चलेगा, हम उसको सप्लाई के अंदर लगा देंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ तक ये पॉइंट हो गया। अब आता है हमारे पास शेड्यूल नंबर 2। अरे बहुत ही सिंपल है ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाना है, हल्की सी इसको रीडिंग देना है। इसके अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि भाई कौन सी चीज़ें गुड्स बनेगी, कौन सी चीज़ सप्लाई बनेगी, आप खुद समझ जाओगे। कोई चीज़ आप एज इट इज़ एग्जैक्ट उठा के किसी को दे रहे हो हमेशा के लिए, वो गुड्स बन गया। कुछ चीज़ें आप उसको रेंट पे दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो, टेम्परेरीली यूज़ करने के लिए दे रहे हो, तो वो सर्विस बन गया। ऐसी ही कुछ डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर दी गई हैं अलग अलग चीज़ों की फॉर्म में। इसको आप हल्का सा रीडिंग देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा इसके अंदर कुछ समझाने वाला है नहीं। तो अब हम चलते हैं शेड्यूल 3 की तरफ। ये बात करता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कंपल्सरीली नॉट अ सप्लाई मानी जाएंगी। सबसे पहले आप जो पहले डिस्कस कर चुके हो वो चीज़ आएगी जिसको हम बोलेंगे सप्लाई बिटवीन फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, जिसको हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस केस के अंदर उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। इंक्लूड क्या क्या करते हैं, कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होकर चलेंगी। वैसे तो आपको इतने आप इंटेलिजेंट हो, आप थोड़ा कॉमन सेंस आके समझ जाओगे, बट स्टिल देख लेते हैं दिया गया है तो कि भाई कुछ ऐसी अमाउंट है जो आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन के टाइम पे ले रहे हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो चीज़ थी। तो सिंपल सी बात है यार, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के अंदर ही वो चीज़ फॉल करती है ना, तो उसके ऊपर आप सप्लाई के अंदर नहीं डाल सकते उसको। सर्विसेज बाय कैजुअल लेबर, अगेन एम्प्लॉय माना जाएगा, उसको सप्लाई नहीं बनाएंगे। कैजुअल लेबर बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर, अगर वो कैजुअल लेबर अपॉइंट कर रहा है उस केस के अंदर भी उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, वो क्या होती हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर्विस दे रहा है, हम प्राइमा फेसी वो लग सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं, बट एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो काम कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी यहाँ पर हम खामखामे यहाँ पर इसको रिलेशन में नहीं डालेंगे, इसको अलग से रखेंगे, इस पर जीएसटी लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जीएसटी लगेगा, या फिर आप कोई प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन उसके लिए कर रहे हैं तो उस केस के अंदर अगर आपने मान लो ये एक आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई आप जब जॉब छोड़ेंगे तो आप किसी कंपीटिंग बिजनेस में नहीं जा सकते। यार ये ड्यूरिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की कोई चीज़ नहीं है, ये एक अलग से आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीजेज, ये तब का काम है। यानी कि जब आप एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तब देखेंगे इस कंसिडरेशन को कि आप इसको पूरा करते हैं कि नहीं करते। तो तब तक के लिए उस सिचुएशन के अंदर वक्त बदल चुके होंगे, जज्बात बदल चुके होंगे, आप एम्प्लॉय नहीं होंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ बाहर है। इससे ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो वो आने वाला है जीएसटी के अंदर, उस पर उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। उसके बाद आता है कि सर्विसेज बाय कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, ट्रिब्यूनल है, सर्विसेज दे रहा है, उस पर जीएसटी लगा देंगे तो वही लीगल चीज़ें और महंगी हो जाएगी। वकील ही इतना पैसा ले जाते हैं, इतना पैसा कहाँ से देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोजीशन होल्डर्स इन गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े एमपीज एमएलएज और ये सब चीज़ें होते हैं, या चेयरमैन है किसी चीज़ के, या फिर सीएजी का जो चेयरमैन है, ये सब लोग जो पोजीशन होल्ड करते हैं बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, उन सब की सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मोर्चुरी और इन सब के ट्रांसपोर्टेशन की कि यार पहले ही ट्रेजेडी हो चुकी है, इस चीज़ को हम मोनेटाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेल ऑफ लैंड, उसके ऊपर वो सप्लाई के अंदर नहीं आएगी, सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ पर। शेड्यूल 2 के अंदर जब हमने क्या डिसाइड किया था कि भाई हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सप्लाई बनेगी, ऑफ गुड्स बनेगी, कौन सी सर्विसेज बनेगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप मान लो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स का,
ठीक है, बिल्डिंग का या सिविल स्ट्रक्चर का, तो वो सर्विस मानी जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कोई आप एक्चुअल में उसको बिल्डिंग या सर्विस नहीं दे रहे हैं, ईंटें नहीं बेच रहे हैं आप, तो वो गुड्स नहीं माना जाएगा। तो अगर ये चीज़ जो फॉल कर रही है, ये है पॉइंट नंबर बी ऑफ पैरा 5। अगर ये चीज़ है तो इसके अलावा जो भी सेल ऑफ लैंड है उस चीज़ के ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला। ठीक है, अब चलते हैं हम पॉइंट पे कि एक्शनेबल क्लेम्स जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैमलिंग, इसको सरकार कहीं से भी नहीं छोड़ती यार। आप टीडीएस देख लो, आप टैक्स देख लो, सबसे हाईएस्ट 30% रेट ऑफ टैक्स लगता है। जीएसटी में भी साफ साफ बोल दिया एक्शनेबल क्लेम्स को हम बाहर रखेंगे, लेकिन जहां लॉटरी, बेटिंग एंड गैमलिंग के एक्शनेबल क्लेम्स की बात आ गई कि आपने भाई किसी से सट्टा खेला, आप सामने से उसको वो आपके कर्जे में आ गया सट्टा खेलने की वजह से, ना कि आपने उधार दिया उस वजह से, तो इस केस के अंदर उसके ऊपर सप्लाई कम उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि भाई आउट एंड आउट सप्लाईज, ये क्या होती है कि भाई इंडियन टेरिटरी में वो पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर सप्लाई पैर नहीं रख रही, वो बाहर की बाहर निकल जा रही है, तो भाई इस केस के अंदर यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा उस चीज़ के ऊपर। अब बात करते हैं कि सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस। अब क्या हुआ, आपने गुड्स इंपोर्ट किए, ठीक है, गुड्स इंपोर्ट किए, वेयर हाउस उसको कर दिया, वेयर हाउस करने के बाद क्लियरेंस से पहले, वेयर हाउसिंग के बाद क्लियरेंस से पहले अगर आप उस चीज़ को बेच देते हैं, अगर इस पॉइंट पे ये चीज़ बेच दी जाती है तो देयर इज़ नो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, इस पॉइंट क्लियरेंस के बाद अगर बेचते हैं तो जीएसटी आ जाएगा अपनी टांग अड़ाने के लिए, उससे पहले आपको नहीं तंग किया जाएगा। ये एक तरह से सेफ जोन है, क्लियरेंस से पहले की सेफ जोन है, यहीं बेच दो उसको, बच जाओगे जीएसटी से। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको, बड़ा अच्छा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखना कि भाई पोर्ट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से आपने डिस्पैच किया किसी भी एनी अदर पर्सन को गुड्स, ठीक है। कंसाइनर क्या करता है कि भाई दूसरी कंट्री से सामान खरीद के लेके आता है एज अ कंसाइनमेंट आगे सामने वाले बंदे के लिए, ठीक है। डिस्पैच हो गया कंसाइनी के पास, कंसाइनी ने क्या किया, मतलब कंसाइनर ने भेज दिया, कंसाइनी के पास पहुंच गया। अब इस इंसान ने क्या किया, एंडोर्स कर दिया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है कि भाई जब ये इंडिया में पहुंचेगा तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिखा के आप उन गुड्स को रिसीव कर सकते हैं। तो उसने वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो किसी थर्ड पर्सन को इंडिया में पहुंचने से पहले, क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन से पहले आपने किसी और को दे दिया वो टाइटल, तो उस केस के अंदर जीएसटी के अंदर नहीं आने वाला, जीएसटी से ये चीज़ बाहर रहने वाली है, ठीक है। तो ये था भाई हमारा शेड्यूल नंबर 3। बहुत थोड़ी सी चीज़ें थी इसके अंदर, बट हाँ ध्यान जरूर रखना है इन चीज़ों का, क्योंकि भाई यही चीज़ें अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भाई ये 10 आइटम दी हुई हैं आपको, उन 10 आइटम्स के ऊपर आपको बताना है कि भाई जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। अब आप उनमें से 2-3 चीज़ें ये भी हो सकती हैं, मान लो ये वाली सप्लाई हो सकती है कि आप कंसाइनमेंट बेसिस पे कोई चीज़ सेल कर रहे हैं बिफोर होम कंजम्पशन, भाई जीएसटी नहीं लगने वाला, ठीक है। या फिर आपने क्लियरेंस से पहले अगर कोई सेल कर दी है, इस पॉइंट पर अगर आपने वेयरहाउसिंग के बाद और क्लियरेंस से पहले कोई सेल कर दी है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगने वाला, ठीक है। तो ऐसी सी चीज़ें आपके सामने पूछी जा सकती हैं, तो आपको सिंपली आंसर करना है कि नहीं, ये चीज़ शेड्यूल 3 के अंदर आती हैं और ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी, हेंस फोर्थ इस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। इतना सिंपल सी चीज़ें हैं। तो भाई ये था आपके सामने पूरा का पूरा चैप्टर, जिसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन की। सप्लाई क्या होती है, गुड्स क्या होते हैं, सर्विस क्या होते हैं, कंसिडरेशन एंड बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है। शेड्यूल 1 देखा, शेड्यूल 2 देखा, शेड्यूल 3 देखा। अब हम थोड़ी से कुछ आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीज़ें नोटिफिकेशंस के थ्रू आगे अप्लाई कर देती है या कुछ सर्कुलर्स इशू करती है, तो उनके थ्रू ये दो चीज़ें हैं आपके पास, बस इसके बाद खत्म है ये चैप्टर, ठीक है। उनके थ्रू आपको एक नोटिफिकेशन दी गई है कि भाई जो भी एक्टिविटीज़ हैं इन रिलेशन टू पंचायत और म्यूनिसिपल कमिटीज़, ठीक है, इन चीज़ों को ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, ग्रांट ऑफ लीकर लाइसेंस, इसका क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भाई इसके अंदर क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, लाइसेंस दे रही है फॉर लाइसेंसिंग फीस। तो भाई इसको भी साफ साफ कह दिया कि ना ये गुड्स बनेगा ना सर्विस बनेगा। गुड्स एंड सर्विस नहीं बनेगा तो सप्लाई नहीं बनेगा, सप्लाई नहीं बना तो जीएसटी नहीं लगेगा, है ना। तो यहीं पे वो चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर ये सब इस टाइप की चीज़ें दी हुई हैं कि भाई ये गुड्स और सर्विस के अंदर नहीं बनेगी। इसको आप सिंपल सा एक रीडिंग देंगे और ये थोड़ा सा आपको जो पॉइंट है, जैसे इंटर स्टेट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो ये चीज़ें आपकी आगे जाके क्लियर होने वाली हैं। उसके साथ में आपको ये चीज़ पॉइंट रिकॉल करा के आपको मेंशन करा दूंगा, आपको समझा दूंगा अच्छे से, तो आपके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इस चीज़ की हो पाएगी। सो गाइस, लास्ट टॉपिक हमारा बनता है सेक्शन 8, जो कि बात करता है कंपोजिट सप्लाई के बारे में या मिक्स सप्लाई के बारे में, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये क्या चीज़ होती है। कंपोजिट सप्लाई के अंदर ये होता है कि आप
आपने फॉर एग्ज़ाम्पल क्या किया कि आईफोन है, ठीक है, आईफोन के साथ साथ मिल रहा है चार्जर। अब दोनों के ऊपर रेट ऑफ टैक्स अलग है, इस पर 12% है लेट्स सपोज, ठीक है, एंड चार्जर के ऊपर 18% है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोनों चीज़ें एक साथ बेची जा रही हैं और ये क्या है, नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है। नेचुरली ये होता है कि आप फ़ोन के साथ चार्जर सेल करते हैं, ठीक है। तो भाई इस केस के अंदर क्या होगा, जो भी प्रिंसिपल सप्लाई है, क्या आप चार्जर ले रहे थे तो आपको फ़ोन साथ मिल गया? नहीं ना, आप फ़ोन ले रहे थे जिसके बाद आपको चार्जर मिला है। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या बनी, प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पर बन रहा है आईफोन, उस पर क्या रेट है 12%, तो ये 12% रेट ऑफ GST यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। ये तो होता है कॉम्पोजिट सप्लाई। अब बात करते हैं मिक्स सप्लाई की। मिक्स सप्लाई में क्या होता है, एक असॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे कि मान लो आप कोई गिफ्ट हैम्पर दे रहे हो किसी को, ठीक है, आप ऑफिस में किसी को गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट हैम्पर में आपने क्या किया, कुछ पेन डाल दिए, ठीक है, कुछ आपने नॉर्मल अपना उसको नोटबुक दे दी, कोई एक कैलकुलेटर डाल दिया, थोड़ा सा कुछ ग्रूमिंग का सामान दे दिया, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ें क्या हुई, ये नेचुरली बंडल नहीं है। आपका एक हैम्पर आपको बेचा गया, ये हैम्पर मान लो ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस गिफ्ट की तरह आपको किसी ऑनलाइन साइट पे मिल गया, जहाँ पर अपने ऑफिस में कलीग्स को देने के लिए ऐसा गिफ्ट का हैम्पर उन्होंने बना रखा है किसी कंपनी ने, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हर एक का रेट अलग अलग है, ठीक है, नेचुरली बंडल चीज़ें नहीं है, ये स्पेशल आपके लिए एक बंडल क्रिएट कर दिया गया, नेचुरली बंडल चीज़ें नहीं है ये। तो भाई इस केस के अंदर सबका रेट अलग अलग है, ये 12%, ये फॉर एग्जांपल 16%, ये 18%। तो भाई इस केस के अंदर क्या होगा, जिस भी चीज़ का सबसे हाईएस्ट रेट होगा उस रेट से टोटल हैम्पर के ऊपर GST लगा दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसे ये चीज़ होती है। तो ये सेक्शन 80 आता है, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा पॉइंट था कि कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होगा वो लग जाएगा, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, और वहीं मिक्स सप्लाई के अंदर जो जिसका हाईएस्ट रेट होगा वो GST यहाँ पर चार्ज कर दिया जाएगा। सो गाइज यहाँ ये चैप्टर होता है कंक्लूड। बहुत ही बेसिक चैप्टर था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपका इन चीज़ों को समझना, आपका इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी था। एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।